तो फिज़िक्स के अंदर क्योंकि हम डे टू डे लाइफ के ऑब्जेक्ट्स के बारे में स्टडी करते हैं, तो ये जो डे टू डे लाइफ के ऑब्जेक्ट्स हैं, इनकी जो पर्टिकुलर शेप है, इनकी जो पर्टिकुलर साइज़ है, उसके बारे में काफ़ी सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए अगर हम फिज़िक्स के अंदर एक्सेल करना चाहते हैं। तो आज की वीडियो के अंदर हम इन्हीं ज्योमेट्रिकल शेप्स के बारे में और इनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करेंगे, जो कि फिज़िक्स के अंदर आपको थ्रू आउट, यानी कि 11th 12th और इवन आप हायर लेवल पर भी चले जाओगे फिज़िक्स पढ़ने तो आपको काम आएगी। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं वन बाय वन एक एक शेप को आपको एक्सप्लेन करता चला जाऊँगा, राइट। तो जो सबसे पहली शेप है जिसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं वो है रेक्टेंगल। ठीक है, इसके बारे में आई होप सबको पता होगा, बहुत ही छोटी क्लासेस में हम इसके बारे में पढ़ते हैं कि रेक्टेंगल क्या होता है। तो रेक्टेंगल बेसिकली इस तरीके की शेप होती है, इसके सारे के सारे एंगल, चारों एंगल, वैसे तो क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है ना, बट इसके सारे के सारे जो एंगल्स है वो 90 डिग्री होते हैं। ये भी 90 डिग्री होता है, ये भी 90 डिग्री होता है, ये भी 90 डिग्री होता है और ये भी 90 डिग्री होता है। इसकी आमने सामने वाली जो साइड्स है वो इक्वल होती है। तो जैसे इसकी ये वाली साइड L लेंथ की है तो ये वाली साइड भी कितनी लेंथ की हो जाएगी, L लेंथ की हो जाएगी। इसकी ये वाली साइड अगर सपोज करो B लेंथ की है तो ये वाली साइड भी कितनी हो जाएगी, B लेंथ की हो जाएगी। तो ये हमारा रेक्टेंगल होता है। रेक्टेंगल के बारे में हमें जो चीज़ें पता होनी चाहिए वो कुछ इस तरीके से है। जैसे सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि इसका जो पेरीमीटर है, पेरीमीटर का मतलब होता है अगर आप एक रस्सी लो और इसको इस रेक्टेंगल के चारों तरफ लपेट दो तो उस रस्सी की जो लंबाई है वो कितनी होगी, मतलब इसकी जो बाउंड्री है उसकी लेंथ कितनी होगी, उसको अपन पेरीमीटर बोलते हैं। तो ये आपको सबको दिखाई दे जाएगी कि ये L है, ये B है, ये L है, ये B है, तो ट्वाइस ऑफ L प्लस ट्वाइस ऑफ B, ये इसका क्या हो जाना चाहिए, पेरीमीटर हो जाना चाहिए, राइट। इसी तरीके से हमें पता होना चाहिए इसका एरिया, ये भी मैक्सिमम लोगों को पता होगा। इसका एरिया होता है लेंथ टाइम्स ब्रेड्थ, ठीक है। सिंपली लेंथ को उठाओ और उसको किससे मल्टीप्लाई कर दो, ब्रेड्थ से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये रेक्टेंगल के बारे में हमें कम से कम इतनी चीज़ें पता होनी चाहिए कि इसका पेरीमीटर कितना होता है और इसका एरिया कितना होता है। ये रेक्टेंगुलर फ्रेम भी हो सकती है जिसके अंदर कुछ नहीं है, ये रेक्टेंगुलर शीट भी हो सकती है, बट दोनों ही केसेस के अंदर ये एक प्लेन ऑब्जेक्ट होगा। प्लेन ऑब्जेक्ट का कोई वॉल्यूम नहीं होता, इसलिए हम यहाँ पर वॉल्यूम की बात नहीं कर रहे, ठीक है। यहाँ तक की बात आ गई समझ में। फिर इसके बारे में कुछ और भी चीज़ें हैं, जैसे इसके जो दोनों डायगोनल्स हैं वो हमेशा इक्वल होते हैं। तो मैं बता देता हूँ आपको, जैसे इसका ये वाला जो डायगोनल है इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, हमने पिछले वीडियो के अंदर ही पाइथागोरस थ्योरम के बारे में बात करी थी, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल बन रहे हैं, ये L है, ये B है, तो ये वाली कितनी हो जाएगी, √L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। इसी तरीके से ये वाला डायगोनल निकालोगे ना तो ये भी B है और ये भी L है, तो वो भी कितना आ जाएगा, √L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर आ जाएगा, राइट। तो ये तमाम चीज़ें हमें रेक्टेंगल के बारे में पता होनी चाहिए। जो हमारी सेकेंड शेप है जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे वो है इसी का छोटा भाई, जिसको हम कहते हैं स्क्वायर। बेसिकली स्क्वायर जो है वो रेक्टेंगल का ही एक स्पेशल केस है, मतलब स्क्वायर बेसिकली रेक्टेंगल ही होता है, बस इसमें एक कंडीशन हमने और एक्स्ट्रा ऐड कर दी। तो हम रेक्टेंगल ही बना रहे हैं, बस कंडीशन क्या है कि आपकी बार हमारी लेंथ और विड्थ, लेंथ और ब्रेड्थ वो दोनों इक्वल होनी चाहिए, तो फिर वो क्या बन जाएगा, हमारा स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। तो फिर यहाँ पर हमने क्या किया, हमने एक रेक्टेंगल बनाने की कोशिश करी और अब की बार हम क्या कर रहे हैं, इसकी दोनों साइड्स जो हैं वो इक्वल रख रहे हैं। मतलब ये भी A है तो ये भी कितनी हो जाएगी, A हो जाएगी, फिर ये भी A हो जाएगी, ये भी हो जाएगी, क्योंकि रेक्टेंगल के अकॉर्डिंग आमने सामने वाली साइड्स इक्वल होनी चाहिए। तो इसकी चारों ही साइड्स क्या हो जाती है, आपस में इक्वल हो जाती है। एंगल इसका ये 90 डिग्री होगा, ये 90 डिग्री होगा, ये 90 डिग्री होगा, ये 90 डिग्री होगा। मतलब रेक्टेंगल की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ है वो तो है ही है, एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी और हो गई इसकी कि सभी साइड्स आपस में इक्वल होती है। तो इसका जो डायगोनल होगा, ठीक है, वो हो जाएगा इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर होल अंडर रूट। तो A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर करेंगे 2A स्क्वायर आएगा और उसका होल अंडर रूट करेंगे तो ये √2 टाइम्स A हो जाएगा, √2 टाइम्स A हो जाएगा। ये है इसका डायगोनल। तो इसके बारे में भी हमें इसका पेरीमीटर पता होना चाहिए। पेरीमीटर तो बहुत ही आसान हो गया,
खुद ही काउंट कर सकते हो कि इसकी बाउंड्री कितनी लेंथ की होगी, ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, तो टोटल कितनी हो जाएगी 4 टाइम्स ए। और इसका जो एरिया है वो कितना हो जाना चाहिए, ए मल्टीप्लाइड बाय ए, लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेड्थ। ठीक है, तो ए मल्टीप्लाइड बाय ए करोगे तो कितना आ जाएगा आपका ए स्क्वायर आ जाएगा। और इसका जो डायामीटर है वो √2a होता है। ये भी एक प्लेन ऑब्जेक्ट है तो इसका भी वॉल्यूम डिफाइन नहीं किया जाता। ठीक है, तीसरी जो शेप है जिसके बारे में हमें ध्यान रखनी है चीजें, वो है हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है। अब ट्रायंगल तो वैसे बहुत सारे हो सकते हैं। ट्रायंगल की एक जनरल प्रॉपर्टी होती है कि उसके अंदर 3 साइड्स होती है, 3 एंगल्स होते हैं, तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। बट इक्विलैटरल ट्रायंगल उसका भी एक स्पेशल केस है कि इसकी तीनों ही साइड्स आपस में क्या होती है, इक्वल होती है। और इसका हर एंगल कितने डिग्री का होता है, 60 डिग्री का होता है। तो इसका ये वाला एंगल भी 60 डिग्री का है, इसका ये वाला एंगल भी 60 डिग्री का है, और इसका ये वाला एंगल भी 60 डिग्री का है। इसके तीनों ही एंगल्स क्या होते हैं, 60 डिग्री के होते हैं। इसकी तीनों साइड सेम होती है। ये ए है, ठीक है, ये वाली साइड भी ए है, इसी तरीके से ये वाली साइड भी कितनी हो जाएगी, ए हो जाएगी। तो ये हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है। अब इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हमें पता होनी चाहिए और जो कि नॉर्मली स्टूडेंट्स को पता नहीं होती। मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आपकी रिकॉल वैल्यू इंक्रीज हो जाए, फटाफट इन चीज़ों को यूज़ करने लग जाओ। सबसे पहले तो अगर आप इसके किसी भी वर्टेक्स से सामने वाली साइड के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, ठीक है, इस तरीके से मैंने ड्रॉ कर दिया, तो उसकी लेंथ कितनी होगी तो वो हम आसानी से निकाल सकते हैं। किसी भी वर्टेक्स से सामने वाली साइड के ऊपर जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो वो हमेशा सामने वाली साइड को क्या करता है, बाइसेक्ट कर देता है, 2 इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर देता है। तो ये a/2 हो जाएगा और ये a हो जाएगा। अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो हम इसके स्क्वायर में से इस a/2 के स्क्वायर को माइनस कर देंगे। तो a स्क्वायर में से a/2 के स्क्वायर यानी कि a²/4 को माइनस करोगे तो 3a²/4 बचेगा, और उसका होल अंडर रूट लोगे तो √3a/2 ये आपको बचेगी। ठीक है ना। तो इसका एक और तरीका है, तो हम क्या करते हैं, इस लेंथ को, ये वाली जो लेंथ है इसको हम फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो हमने जस्ट पिछले वीडियो के अंदर ट्रिग्नोमेट्री सीखी है, तो हम देखेंगे कि यार ये एंगल 60 डिग्री है, ये सामने वाली साइड इसके लिए परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेनस है। तो हम लिखेंगे साइन ऑफ 60 डिग्री इज इक्वल्स टू ये वाली साइड, तो हम इसको नाम दे देते हैं, ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया C, और इसको हम नाम देते हैं D। तो ये वाली साइड कितनी हो गई, AD हो गई, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। और साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, हमें पता है साइन 60 की वैल्यू होती है √3 डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ से आपको AD की वैल्यू पता पड़ जाएगी √3a डिवाइडेड बाय 2। बहुत ही आसानी से हमने, देखो फिजिक्स के अंदर जैसे जैसे आप आगे बढ़ते चले जाओगे, अब जो वीडियो पहली बार मुझे इस वीडियो के अंदर पढ़ाते हुए देख रहा है उसको तो हो सकता है कि जो कॉन्टेक्स्ट में दे रहा हूँ वो समझ में ना आ रहा हो, बट इसका जस्ट इस प्लेलिस्ट का जो पिछला वीडियो है अगर आप उसको देखते हुए यहाँ पर आ रहे हो तो आपको बड़ा ही मजा आ रहा होगा ये सारी की सारी चीजें समझने के अंदर, राइट। तो ये जो AD है ये कितनी हो जाएगी, √3a/2। ठीक है, और आगे चलते हैं। फिर अगर आप इस वाले वर्टेक्स से इसके सामने वाली साइड के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दोगे तो ये भी कितना होगा, √3a/2 होगा। हम उसमें इंटरेस्टेड नहीं है, हम इस पॉइंट के अंदर इंटरेस्टेड है। इस पॉइंट को बोला जाता है सेंट्रॉइड। ठीक है, इस ट्रायंगल का एक तरीके से सेंट्रल पॉइंट है, ठीक है। और किसी भी वर्टेक्स से इस सेंट्रॉइड की जो डिस्टेंस है इसको हम अगर O नाम दे दें तो AO की वैल्यू कितनी होगी, ये हमें बहुत काम आएगा फिजिक्स के अंदर, इसीलिए बता रहा हूं मैं। कोई भी चीज मैं ऐसी नहीं बता रहा जो आपके फिजिक्स में काम नहीं आएगी, राइट। तो ये A से लेके O तक की जो लेंथ है ये कितनी होगी। अब हमें इतना ध्यान रखना है कि ये जो सेंट्रॉइड होता है ना, ये AD को 2:1 के अंदर डिवाइड करता है। मतलब ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ, इन दोनों का जो रेशियो होगा ये हाफ हो जाएगी इसकी। ठीक है, तो अब हमें पता है कि AO की वैल्यू कितनी होगी, तो आप बोलोगे कि सर AO जो होगा, ठीक है,
हमारा रेशियो कितना है 2/1, तो टोटल रेशियो कितना हो गया हमारा 3 हो गया। तो हमारे पास जैसे सपोज करो टोटल लेंथ थी 3, उसमें से AO कितने वाले हिस्से को लेके चला गया, 2 को लेके चला गया। ठीक है, अपने पास कोई लेंथ थी, उसके हमने 3 पार्ट्स करे, तो 2 पार्ट्स किसके पास चले गए, AO के पास, और एक चला गया OD के पास में, राइट। तो 2/3 ऑफ टोटल लेंथ, ये टोटल लेंथ कितनी है AD, तो इसको हम लिखेंगे 2/3 और AD की वैल्यू हम रखेंगे √3A डिवाइडेड बाय 2। 2 से 2 कट जाएगा और √3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और फाइनली ये वैल्यू निकल के आएगी A डिवाइडेड बाय √3। तो जो AO है उसकी वैल्यू कितनी निकल के आ रही है, A डिवाइडेड बाय √3। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो मैं इसी डायग्राम के अंदर शो कर दूं, ये वाली जो लेंथ है ये तो निकल के आई थी √3A डिवाइडेड बाय 2, और ये वाली जो लेंथ है यहाँ से लेके यहाँ तक की वो निकल के आई है A/√3। ठीक है, और ये डायग्राम तुम्हारे दिमाग में छप जाना चाहिए। अब अपन बात करते हैं इसके पेरीमीटर की, ठीक है, और एरिया की। तो इसका जो पेरीमीटर होगा, पेरीमीटर यानी कि टोटल बाउंड्री, और टोटल बाउंड्री तो हम आसानी से निकाल सकते हैं, ये A है, ये A है, ये A है, तो टोटल बाउंड्री कितनी हो जाएगी इसकी, 3A हो जाएगी। और बात करें एरिया की, तो ट्राइंगल का जो एरिया होता है, पहले तो जनरल फॉर्मूला ध्यान रखो, ट्राइंगल का एरिया होता है हाफ मल्टीप्लाइड बाय बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट। ठीक है, अब यहां पे देखो हाफ बेस कितना हो गया हमारा, A हो गया, किसी को भी मान सकते हो आप, इसको भी मान सकते हो बेस, इसको भी मान सकते हो, इसको भी मान सकते हो, तो ये बेस हो गया। अब इसके ऊपर जो परपेंडिकुलर है वो इसकी हाइट कहलाएगी। ठीक है ना, तो इसकी हाइट तो हमने ऑलरेडी पता कर रखी है, कितनी है, √3A/2, तो यहाँ पे रख दिया √3A डिवाइडेड बाय 2। तो फाइनली हमारा आंसर आ जाएगा √3/4 टाइम्स A²। ये इसका क्या होता है, एरिया होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत काम आएंगे आपके सारे के सारे रिजल्ट्स, भले आपको बहुत ही छोटे लग रहे हो। तो इस तरीके से हमने इक्विलैटरल ट्रायंगल का पूरा चीर फाड़ कर दिया है। यहाँ पे हमने सारी की सारी चीज़ें पता कर ली कि इक्विलैटरल ट्रायंगल के लिए इन सभी चीज़ों की वैल्यू कितनी होनी चाहिए। ठीक है, अब हम चलते हैं थोड़ा सा और आगे। हम पैरेललोग्राम, रोम्बस वगैरह के बारे में नहीं स्टडी कर रहे हैं, उनका भी प्लेस है फिजिक्स के अंदर, बट वो जब आएंगे, जब उनको इंट्रोड्यूस किया जाएगा तो उसका एक अलग मज़ा होगा। तो अभी मैं फ़िलहाल के लिए उनको क्या कर रहा हूँ, स्किप कर रहा हूँ। अब हम नेक्स्ट शेप के पास में चलते हैं, नेक्स्ट ऑब्जेक्ट के पास में चलते हैं। ठीक है, तो अब हमारा जो नेक्स्ट ऑब्जेक्ट है, पहली बार, अभी तक तो हम सारे के सारे प्लेन ऑब्जेक्ट्स के बारे में बात कर रहे थे, अब की बार हम 3D ऑब्जेक्ट्स के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला जो ऑब्जेक्ट हमारे सामने आएगा उसको हम बोलेंगे, और हमारा वैसे 4th ऑब्जेक्ट है ये, तो इसको अपन बोलेंगे क्यूबॉइड। ठीक है, ये क्या होता है, आपने ईंट देखी है, ईंट बेसिकली एक क्यूबॉइड का एग्जाम्पल है। या कोई भी आपके पास में बॉक्स वगैरह रखा हुआ हो, तो इन जनरल वो क्या होता है, एक क्यूबॉइड होता है। तो बॉक्स की क्या क्या खासियत होती है, आप बोलोगे सर उसकी लेंथ भी होती है, उसकी विड्थ भी होती है, और उसकी हाइट भी होती है। तो उसको मैं ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो ये हो जाएगी लेंथ, ठीक है, तो ये हमें लेंथ भी दिखाई दे रही है, ये हमें ब्रेड्थ भी दिखाई दे रही है, और ये हमें इसकी हाइट भी दिखाई दे रही है। 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट हो गया। अच्छा, ये जो तीनों साइड्स है ना, ये वाली साइड्स, ये वाली साइड और ये वाली साइड, ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती है। अगर ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर नहीं होती तो जो शेप बनती है उसको पैरेललोपिपेड बोलते हैं, मतलब मेरे से तो प्रोनाउंस भी नहीं किया जाता। वो जब भी आएगा फिजिक्स के अंदर तब उसको इंट्रोड्यूस कर दिया जाएगा, बट फिलहाल हमें इसके बारे में तो पता होना चाहिए। अब इसकी चीज़ें क्या क्या पूछी जा सकती है, सबसे पहले तो हमें पूछा जा सकता है कि इसका जो सरफेस एरिया है वो कितना होगा। ठीक है, तो सरफेस एरिया करके पहली बार आप सुन रहे होंगे, यानी कि इसकी जो सरफेस है, इसकी सरफेसेस कैसे दिखाई देगी आपको, इसके अंदर 6 फेसेस दिखाई देंगे, और हर फेस का कोई ना कोई एरिया होगा। अच्छा, इसका हर फेस क्या है, रेक्टेंगल है, और रेक्टेंगल का एरिया हमें निकालना आता है।
तो अब तो हमारे लिए काम आसान हो गया, हम 6 फेसेस का एरिया निकालते हैं। तो किस तरीके से निकालेंगे सरफेस एरिया अगर हम निकालना चाहें तो इसके अंदर 2 रेक्टेंगल ऐसे होंगे, एक तो आपको ये दिखाई दे रहा है ना ये वाला, और एक इसके पीछे वाला, जो कि मैं 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट की ड्राइंग करने के लिए बता नहीं सकता यहाँ पर, राइट। तो उसकी लेंथ L हो जाएगी और ये H हो जाएगी। तो 2 ऐसी हैं जिसके लिए एक साइड L है और एक साइड H है। 2 रेक्टेंगल ऐसे हैं जिनके लिए एक साइड H है और एक साइड B है, ठीक है। जैसे ये वाला बन रहा है, ये वाला एक साइड H है और एक साइड B है। और 2 फेसेस ऐसे हो जाएंगे जिनकी एक साइड B है और एक साइड L है। आप 2 को ले लो, तो L इंटू H इंटू B एंड B इंटू L, ये आपका टोटल सरफेस एरिया हो जाना चाहिए इसका। इसी तरीके से क्योंकि 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है तो इसके लिए पूछा जा सकता है कि इसका वॉल्यूम कितना होगा। देखो वॉल्यूम का मतलब अगर आपको नहीं समझ में आता तो एक बार समझ लो। वॉल्यूम का मतलब है कि इसके अंदर कितना भरा जा सकता है सामान। सरफेस एरिया का मतलब तो है कि इसके फेस के ऊपर, ठीक है, कितनी पेंटिंग करी जा सकती है। अगर आपको कोई कहे कि ये जो बॉक्स है इसको आप रेड कलर से पेंट कर दो, तो बेसिकली आप सरफेस एरिया को यूज़ कर रहे हो, आप उसकी हर फेस के ऊपर क्या कर रहे हो, रेड कलर का पेंट लगा रहे हो। लेकिन अगर कोई आपसे कहे कि इस बॉक्स को पूरा का पूरा पानी से भर दो, तो कितना पानी भरा गया है उसको अपन कैसे डिटरमाइन करेंगे, हमारी वॉल्यूम नाम की क्वांटिटी से। तो इसका वॉल्यूम निकालना बड़ा ही आसान होता है। सिंपली आप क्या करो, लेंथ को ब्रेड्थ से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो आपको इसका जो बेस बन रहा है उसका एरिया पता पड़ जाएगा, और उसको आप अगर H हाइट तक लेके चले जाओगे, स्लाइड करवाते लेके जाओगे, तो आप पूरे के पूरे बॉक्स को कवर कर लोगे। तो इस वजह से इसका जो वॉल्यूम होता है वो कितना होता है, L मल्टीप्लाइड बाय B मल्टीप्लाइड बाय H, ये इसका वॉल्यूम होता है, ठीक है। बात करें इसके डायगोनल्स की, तो इसमें 2 तरीके के डायगोनल्स होंगे, फेस डायगोनल्स होंगे और बॉडी डायगोनल्स होंगे। तो फेस डायगोनल तो आप कैसे निकाल सकते हो, हर फेस क्या है, एक रेक्टेंगल है। जैसे कोई पूछे कि इस फेस का डायगोनल कितना होगा, तो ये जो डायगोनल होगा वो कितना हो जाएगा, √L² प्लस H² हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही ये जो नीचे बेस बन रहा था L और B से जो बन रही थी, उसका जो डायगोनल होगा वो कितना हो जाएगा, L² प्लस B² हो जाएगा। मैं ड्रॉ करता हूँ एक बार, आई होप आपको थोड़ी सी चीज़ें नज़र आने लग जाए। तो मैं इस तरीके से ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है, ये मैंने ड्रॉ कर दिया। तो ये जो L और B से जो रेक्टेंगल बन रहा है वो जो डायगोनल हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, ये वाली जो साइड है ये कितनी हो जाएगी, √L² प्लस B² हो जाएगी। तो ये सब क्या है, फेस डायगोनल्स हैं। कोई भी फेस पकड़ो और आप उसका डायगोनल निकाल रहे हो। और एक होता है बॉडी डायगोनल। बॉडी डायगोनल का मतलब है कि इसके इस वाले कॉर्नर से, इस वाले कॉर्नर को नहीं, इस वाले कॉर्नर को अगर अपन मिला दें तो ये क्या बन रहा है, इसका एक बॉडी डायगोनल बन रहा है। और इसकी वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, तो आप देखो ये डायगोनल हमने लिया था, ये हाइट हमने ली है H, ये हाइट और ये जो बॉडी डायगोनल है, ये तीनों मिलके क्या बना रहे हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना रहे हैं। और बॉडी डायगोनल बेसिकली उसके हाइपोटेनस की तरफ वर्क कर रहा है, तो हम इसके स्क्वायर और इसके स्क्वायर को ऐड कर देंगे, होल अंडर रूट ले लेंगे, तो इसका बॉडी डायगोनल कितना हो जाएगा, √L² प्लस B² प्लस H²। तो ध्यान दो, क्यूबॉइड के फेस डायगोनल्स जो हैं वो अलग अलग फेसेस के लिए अलग अलग हो सकते हैं, बट इस क्यूबॉइड के अंदर जो 4 बॉडी डायगोनल्स होंगे वो चारों के चारों सेम लेंथ के होंगे, और उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, √L² प्लस B² प्लस H²। अगर आपको बोर्ड के ऊपर इस डायग्राम को समझने के अंदर परेशानी हो रही है, तो जिस कमरे में आप बैठे हो उस कमरे को एक बार नोटिस करो। तो उस कमरे के अंदर आपको 6 दीवारें नज़र आ जाएगी। आपके साइड्स के अंदर है, आपके आगे और पीछे है, आपके ऊपर है, और आप जिस फर्श पे खड़े हो वो है। तो ये 6 की 6 दीवारें क्या हैं, आपके फेसेस हैं। और इन सभी का डायगोनल आप आसानी से फिगर आउट कर सकते हो। जैसे मेरी पीछे वाली दीवार का डायगोनल मैं कैसे निकालूंगा, इस कॉर्नर को इस कॉर्नर से मैच करवाऊंगा। और इस कमरे में मैं बॉडी डायगोनल आसानी से इमेजिन कर सकता हूँ, इसके इस वाले कॉर्नर को, जो सामने वाला जो कॉर्नर है
ठीक है, उससे मैच करवाऊंगा तो मेरा क्या बनेगा, बॉडी डायगोनल बनेगा। तो इस एक्सरसाइज को करो, मतलब ट्राई टू इमेजिन दीज थिंग्स, अपने आसपास की चीज़ों के अंदर इस फिजिक्स को, इस मैथ्स को आप ढूंढने की कोशिश करो। दैट विल मेक इट मोर ब्यूटीफुल फॉर यू, राइट। अब पता नहीं आप लोग इतना एंजॉय कर पाते हो या नहीं कर पाते, बट मुझे बड़ा मज़ा आता है इस तरीके से चीज़ों को देखने के अंदर। आई होप आप में से किसी को तो आता होगा इतना मज़ा, राइट। तो ये हमारे क्यूबॉइड के बारे में बहुत सारी बातें हमने कर ली। हमने सरफेस एरिया बता दिया, हमने वॉल्यूम बता दिया हमने, ठीक है, फेस डायगोनल्स के बारे में बात कर ली, बॉडी डायगोनल्स के बारे में बात कर ली। अब हम चलते हैं हमारे क्यूबॉइड के ही एक स्पेशल केस के ऊपर, और ये बहुत ही ज़्यादा यूज़ होगा फिजिक्स के अंदर। इसको अपन बोलते हैं क्यूब। ये स्पेशल केस है, ये क्यूबॉइड ही है विथ एन एक्स्ट्रा कंडीशन। और एक्स्ट्रा कंडीशन क्या है हमारी, कि अब की बार हमारी तीनों साइड्स जो है वो आपस में क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तो कुछ इस तरीके का हो जाएगा ये, ठीक है। आपने अभी लॉकडाउन के अंदर आई एम श्योर लूडो जरूर खेला होगा। वैसे तो आजकल लोग ऑनलाइन लूडो खेलने के शौकीन बन चुके हैं, बट अगर आपके घर में पड़ा है, सांप सीढ़ी पड़ा है, लूडो पड़ा है, तो उसके लिए जो आप डाइस यूज करते हो, ठीक है, वैसे तो उसके कॉर्नर्स जो है राउंडेड होते हैं। अगर उन राउंडेड कॉर्नर्स को आप इग्नोर कर दो तो वो ऑलमोस्ट किस शेप के होते हैं, इस क्यूब शेप के होते हैं, राइट। तो ये हमारा क्यूबॉइड ही है। तो इसकी सारी की सारी प्रॉपर्टीज हम इसी से निकाल सकते हैं विथ एन एक्स्ट्रा कंडीशन कि इसकी लेंथ भी a है, इसकी ब्रेड्थ भी a है, और इसकी हाइट भी a है। तो सारी चीज़ें हम यहीं से निकाल लेंगे। अगर कोई पूछे बताओ इसका सरफेस एरिया कितना होगा, बहुत ही आसान है, ट्वाइस ऑफ लेंथ भी a, ये भी a यानी कि a स्क्वायर, ये भी a, ये भी a यानी कि a स्क्वायर, ये भी a, ये भी a यानी कि a स्क्वायर। तो ये 3a स्क्वायर हो जाएगा। तो टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा आपका, 6a स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे कोई पूछे कि वॉल्यूम कितना होगा, भाई बहुत ही आसान है वॉल्यूम निकालना। इसकी भी जगह a, इसकी भी जगह a, इसकी भी जगह a, तो टोटल वॉल्यूम हो जाएगा आपका a क्यूब। कोई पूछे फेस डायगोनल कितना होगा, ठीक है, तो बहुत आसान है निकालना, ठीक है। रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये भी ए है, ये भी ए है, तो ये हो जाएगा रूट 2a। या फिर यूँ ध्यान रख लो कि इसकी हर फेज एक स्क्वायर है, और स्क्वायर का जो डायगोनल होता है वो कितना होता है, रूट 2a होता है। और इसका जो बॉडी डायगोनल है वो कितना होगा, कोई कठिनाई नहीं है, इसकी भी जगह ए, इसकी भी जगह ए, इसकी भी जगह ए, तो 3a स्क्वायर हो जाएगा। रूट करोगे तो 3 तो रूट के अंदर फंसा रह जाएगा और a बाहर आ जाएगा, रूट 3 टाइम्स a। तो फेस डायगोनल्स रूट 2 टाइम्स a होते हैं और बॉडी डायगोनल्स रूट 3 टाइम्स a होते हैं। कोई पूछे कि इसके अंदर कितनी फेसेस है, आपको सबको पता है 6 है। कोई पूछे इसके अंदर कितनी एजेस हैं, एज का मतलब है ये जो कॉर्नर्स बन रहे हैं, ठीक है, तो कितनी हो जाएगी इसके अंदर। अगर आप टोटल एजेस काउंट करोगे तो आप नोटिस करोगे इसके अंदर 12 एजेस होती हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, एक पीछे 8 और 9 10 11 और एक पीछे 12। खुद नोटिस करो ये सारी की सारी चीज़ें। इसके हर फेस के अंदर 2 डायगोनल्स होंगे, तो टोटल फेस डायगोनल्स कितने हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे। 6 फेसेस हैं, हर फेस में 2 डायगोनल है, तो टोटल डायगोनल्स कितने हो जाएंगे, फेस डायगोनल्स 12 हो जाएंगे। और इसके बॉडी डायगोनल्स कितने होंगे, 4, ठीक है। वही अपने कमरे को एक बार क्यूब मान लो और इन सारी की सारी चीज़ों को फिगर आउट करने की कोशिश करो। एक और प्लेन ऑब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा फ्रीक्वेंटली यूज आएगा फिजिक्स के अंदर, और ये है हमारा सबका जाना पहचाना सर्कल, ठीक है। 10th क्लास के अंदर सब के सब इस चैप्टर से जूझ के आए हो मैथ्स के अंदर। खैर हमें उतना सब कुछ ध्यान नहीं रखना, अगर रह जाए तो बहुत अच्छी बात है, बट फिर भी हमें कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है सर्कल के बारे में। तो एक एक चीज़ को मैं पॉइंट आउट करते चले जाऊँगा। सबसे पहले तो सर्कल एक ऐसी शेप है, मैं परफेक्ट सर्कल तो नहीं बना पाऊँगा बट आई विल ट्राई, ठीक है, जो एक पॉइंट से अगर आप सेम डिस्टेंस रखते हुए खूब सारे पॉइंट्स ड्रॉ करोगे और उनको ज्वाइन करोगे तो अपने आप क्या बन जाएगा, सर्कल बन जाएगा। कंपास के थ्रू आप ऐसा ही तो करते हो, एक पॉइंट फिक्स कर लेते हो और दूसरे पॉइंट को क्या करते हो, आप ड्रॉ करते हो पेपर के ऊपर। तो बेसिकली जो आप ड्रॉ कर रहे हो बेसिकली लोकस है। लोकस का मतलब है कलेक्शन ऑफ दोज पॉइंट्स विच हैव सेम डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट।
अभी हम बोर्ड के ऊपर ड्रॉ कर रहे हैं तो ये 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट बना। अगर आप पूरे के पूरे स्पेस के अंदर ऐसा काम करोगे तो 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट बनेगा जिसको हम स्फीयर बोलते हैं। ठीक है, उसके बारे में भी बात करेंगे। पहले सर्कल को देख लेते हैं, ठीक है ना। तो सर्कल की सबसे पहली चीज तो क्या ध्यान रखनी है, ये होता है इसका सेंटर, और सेंटर से किसी भी पॉइंट की, सर्कल के ऊपर कोई भी पॉइंट ले लो, के बीच की डिस्टेंस जो होती है वो क्या कहलाती है, इसकी रेडियस r कहलाती है। यहां तक की बात पता चल गई। इसका डायामीटर आप किसी भी पॉइंट से सेंटर पॉइंट को ज्वाइन करते हुए सामने वाले अपोजिट पॉइंट को ज्वाइन कर दोगे तो आपको क्या मिलेगा, डायामीटर मिलेगा। तो ये जो डिस्टेंस है यहां से लेके पूरी यहां तक की, ये डिस्टेंस कहलाती है इसका डायामीटर, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, d से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये तो हो गई रेडियस और ये हो गई डायामीटर। तो सबसे पहले तो डायामीटर और रेडियस के बीच का रिलेशन पता पड़ गया होगा कि डायामीटर जो है वो रेडियस का जस्ट डबल होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसकी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हमें पता होनी चाहिए। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए इसकी सरकमफेरेंस। ठीक है, तो सरकमफेरेंस का मतलब होता है अगेन इसकी बाउंड्री, पेरीमीटर बोल लो, सरकमफेरेंस बोल लो, ठीक है ना। तो वो कितनी होती है, वो होती है ट्वाइस ऑफ पाई मल्टीप्लाइड बाय r, या फिर डायमीटर की फॉर्म में लिखोगे तो पाई मल्टीप्लाइड बाय d, क्योंकि ट्वाइस ऑफ r किसके इक्वल होता है, d के इक्वल होता है। ट्वाइस ऑफ r किसके इक्वल होता है, d के इक्वल होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने सरकमफ्रेंस को निपटा दिया, रेडियस की फॉर्म में भी निपटा दिया और डायमीटर की फॉर्म में भी निपटा दिया। ये पाई जो है ना, ये 3.14 या 22 डिवाइडेड बाय 7 के इक्वल होता है। पाई जो होता है उसको आप 3.14 भी लिख सकते हो, या फिर रेशियो की फॉर्म में लिखना चाहो तो 22 डिवाइडेड बाय 7 भी लिख सकते हो। कैलकुलेशन आसान बनाने के लिए जो फॉर्म आपको ज़्यादा सूटेबल लगती है आप उसको यूज़ कर सकते हो। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसके बाद में जो दूसरी चीज़ हमें ध्यान में रखनी है वो है इसका एरिया। तो एरिया जो होता है इसका वो होता है, अगर रेडियस की फॉर्म में लिखते हो तो पाई मल्टीप्लाइड बाय r स्क्वायर के इक्वल होता है, और अगर डायमीटर की फॉर्म में लिखते हो तो रेडियस डायमीटर की जस्ट हाफ होती है, तो r की जगह हम d/2 रख सकते हैं, r की जगह d/2 रख सकते हैं। तो हमारा एरिया आ जाएगा पाई d स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। ये इस सर्कल का क्या हो जाता है, एरिया हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक की भी कोई दिक्कत नहीं है, हमें बात समझ में आ रही है आसानी से। एक और चीज़ इसके बारे में ध्यान रख लेना, ठीक है ना। अगर आप इसके किसी भी डायामीटर को साइड मान के एक ट्रायंगल ड्रॉ करोगे, ये पता नहीं फिजिक्स के अंदर कितनी बार यूज़ आएगा, बट फिर भी मैं इसको मेंशन करना चाहूँगा। तो हमेशा जो ट्रायंगल बनता है वो एक राइट एंगल्ड ट्रायंगल बनता है। हमेशा इसकी वैल्यू कितनी होती है, 90 डिग्री होती है। और ऐसी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ है, अपन इसकी टेंजेंट के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो हमने न जाने क्या क्या पढ़ा हुआ है सर्कल का। तो अगर फिजिक्स में कुछ अपार्ट फ्रॉम दिस इंफॉर्मेशन यूज़ आएगी तब अपन मेंशन कर देंगे, अदरवाइज आपको कम से कम इतनी बेसिक इंफॉर्मेशन इसके बारे में पता होनी चाहिए कि इसकी सरकमफेरेंस कितनी होती है और इसका एरिया कितना होता है। ठीक है, ये एक 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, एक प्लेन ऑब्जेक्ट है। अब हम इसके ही 3 डायमेंशनल ब्रदर के बारे में बात करते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड स्फीयर। ठीक है, तो ये इसका ही 3 डायमेंशनल ब्रदर है। मैं ड्रॉ करता हूँ, तो आपको जब मैं बोर्ड पे ड्रॉ करूँगा तो ऐसा लगेगा कि सर आपने तो वापस से सर्कल ही ड्रॉ कर दिया। ठीक है, क्या करें, हमारी लिमिटेशन है, हम 3 डायमेंशनल ड्राइंग ज़रूर बना सकते हैं। तो 3 डायमेंशनल ड्राइंग बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा इसके हिस्से को क्या कर देता हूँ, ऐसा डार्क कर देता हूँ, ऐसा लगे जैसे इसके इधर वाले हिस्से से लाइट पड़ रही है, और यहाँ पर इसकी मैं शेडो बना देता हूँ इस तरीके से। तो अब आपको थोड़ा ऐसा लगेगा कि हाँ यार ये कोई ज़मीन पर रखी हुई 3 डायमेंशनल बॉल है। जस्ट ट्राई कर रहा हूँ, मेरी 3 डायमेंशनल जो ड्राइंग है वो कोई इतनी खास नहीं है, बट फिर भी आई एम ट्राइंग, राइट। आई होप आपको फीलिंग आ रही होगी कि हाँ ये कोई 3 डायमेंशनल बॉल रखी हुई है और ये उसकी परछाई है। चलो, हमें इसके बारे में क्या क्या पता होना चाहिए, क्योंकि ये 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है तो इसका वॉल्यूम भी हमें पता होना चाहिए। तो इसका सबसे पहले तो हमें सरफेस एरिया पता होना चाहिए, सरफेस
एरिया, इसका सरफेस एरिया होता है 4 पाई इसकी रेडियस का स्क्वायर। अगर डायमीटर के फॉर्म में पूछे तो r की जगह आप d/2 रख देना। तो ये इसका सरफेस एरिया होता है। और इसका अगर वॉल्यूम पूछा जाए तो इसका वॉल्यूम होता है 4/3 पाई r³। अभी तो मैं भी आपको यही बोलूँगा कि इसके सरफेस एरिया और इसके वॉल्यूम का जो फॉर्मूला है वो आप ध्यान रख लो, बट मैं आपको ये ज़रूर इंडिकेट करना चाहूँगा कि क्या आपने कभी सोचा है कि ये सभी फॉर्मूलाज किस तरीके से डिराइव किए गए हैं। ये इतने इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स जो हैं वो किस तरीके से डिराइव किए गए हैं। यहाँ पे क्यों 4/3 आ रहा है, यहाँ पे क्यों 4 आ रहा है, क्या कभी इसके बारे में आपने सोचा है? तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। आज तक हम केवल और केवल फॉर्मूलाज ही याद रखते हुए आए। क्या आप इंटरेस्टेड हो ये जानने के भी लिए कि ये आए कहाँ से, इनको किस तरीके से डिराइव किया गया है? क्यों? क्योंकि इससे आपको पता चलेगा कि यार जो ह्यूमन थॉट है ना वो कितनी पावरफुल है, जो ह्यूमन ऑब्जर्वेशन है वो कितना पावरफुल है। खैर, फिलहाल के लिए फिजिक्स के अंदर हम केवल और केवल इन रिजल्ट्स को क्योंकि डायरेक्ट यूज़ करते हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि इसको आप याद रख लें। तो इसका सरफेस एरिया और इसका वॉल्यूम ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट शेप जो हम पढ़ने वाले हैं वो है सिलेंडर। ये भी सबने देखा हुआ होगा। हिंदी में इसको बेलनाकार शेप बोलते हैं, हिंदी में इसको स्फेयर को गोला बोलते हैं। ठीक है ना, मेरे को ऐसा लगता है कि इन वीडियोस को शायद कोई हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी देखते होंगे, तो मुझे याद आ गया तो मैं बता देता हूँ। ये जो क्यूबॉइड है इसको घनाभ बोला जाता है, क्यूब को घन बोला जाता है। ठीक है, सर्कल को वृत्त बोलते हैं, स्फेयर को गोला बोलते हैं और सिलेंडर को बोला जाता है बेलन। ठीक है, तो बहुत इंटरेस्टिंग नेम्स है यार, मतलब संस्कृत से डिराइव्ड है ये सारे के सारे नेम और इनकी जो मीनिंग्स है वो बहुत ही प्यारी है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। ठीक है ना। खैर, अब ये होता कैसा है ये ऑब्जेक्ट, ये कुछ इस तरीके का होता है। इसका एक ढक्कन होता है ऐसा सर्कुलर शेप का, फिर इसकी कुछ लेंथ होती है, यहाँ पर हाइट बोल लो आप, ठीक है ना, एक तरीके से, क्योंकि मैंने वर्टिकल सिलेंडर ड्रॉ करा है। और फिर एक और इसका बेस होता है। तो इसके दो बेसिस होते हैं, दो फेसेस होते हैं एक तरीके से, दो ढक्कन होते हैं एक तरीके से जो कि सर्कुलर शेप के होते हैं, और एक कर्व्ड पार्ट होता है। जैसे मेरे हाथ में जो मैंने ये मार्कर ले रखा है ये सिलेंड्रिकल शेप का है, क्योंकि इसकी एक फेस अगर इसको आप काट लोगे तो दूसरी वाली फेस भी सर्कुलर बनेगी, और इसकी ये जो कर्व्ड सरफेस है ये तो आपको सबको दिखाई दे रही है। आपके हाथ में जो गिलास आपने होल्ड कर रखा है, आप जो बोटल्स यूज़ करते हो, वो नियरली सिलेंड्रिकल शेप की होती है। ठीक है, ये परफेक्ट है, वो नियरली सिलेंड्रिकल शेप की होती है। फिर उसके अंदर अपन अपनी कारस्तानियाँ डाल देते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हमें क्या क्या पता होना चाहिए? तो सबसे पहले तो इसका हमें सरफेस एरिया पता होना चाहिए। सरफेस एरिया, अब देखो इसका सरफेस एरिया किन किन हिस्सों से मिलके बना होगा। इसके अंदर दो तो सर्कुलर पार्ट्स हैं, सर्कुलर फेसेस हैं, और सर्कल का एरिया हमें पता है कितना होता है, पाई मल्टीप्लाइड बाय रेडियस स्क्वायर। तो यहाँ पर इसकी जो रेडियस है वो है r और इसकी हाइट जो है वो है h। ये दो ही प्रॉपर्टीज़ है, उसके बेसिस पे आप सिलेंडर ड्रॉ कर सकते हो। तो इन्हीं की फॉर्म में हमें लिखना है। तो सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, ट्वाइस, क्योंकि इसके अंदर दो सर्कुलर फेसेस है, पाई r²। और इसका एक कर्व्ड पार्ट भी है। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये रेक्टेंगुलर है पार्ट, अभी रेक्टेंगुलर सरफेस है। अब मैं इसके जस्ट केवल और केवल एजेस को मिलाऊंगा कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो अपने आप ही जो ये शेप बनेगी, ये कैसी शेप बनेगी, सिलेंड्रिकल शेप बनेगी। तो इसका जो ये कर्व्ड पार्ट है ये बेसिकली मैंने किससे बनाया है, मेरी इस रेक्टेंगुलर शेप से बनाया है। तो इसकी जो सरकमफ्रेंस है, ये अभी जो सर्कुलर पार्ट बना, ठीक है, यहाँ से जो सर्कुलर पार्ट बना है ये बेसिकली हमारे इस रेक्टेंगल की क्या हो जाएगी, लेंथ हो जाएगी। ये जो कर्व्ड सरफेस है ये किससे बनाई है, एक रेक्टेंगल से बनाई है, और वो रेक्टेंगल जो है ना उसकी बेसिकली लेंथ जो होगी ना वो इस सर्कुलर बेस की सरकमफ्रेंस के इक्वल हो जाएगी, यानी कि 2πr। तो बेसिकली इसका जो एरिया होगा वो कितना हो जाएगा, 2πr। ये तो हो जाएगी लेंथ जो मैंने पेपर बताया,
और इसकी जो ब्रेड्थ है उसको हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है हाइट h से। तो इस तरीके से हम इसका टोटल सरफेस एरिया निकालते हैं, ये दोनों फेसेस का, सर्कुलर फेसेस का, और ये कर्व्ड पार्ट का सरफेस एरिया हो गया। दोनों को अलग अलग भी ध्यान रखना है। तो फिर अपन बात करते हैं इसके वॉल्यूम की। तो इसका जो वॉल्यूम होगा वो हो जाएगा, अगेन मैं आपको फ़िलहाल के लिए तो बोलूँगा कि फॉर्मूला ध्यान रख लो, बट फिर भी आपको फिगर आउट करना है, और ये तो बहुत ही आसान है, पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय एच। बहुत आसान है, खुद भी फिगर आउट कर सकते हो। ठीक है, पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय एच, ये इसका वॉल्यूम हो जाएगा। अगला ऑब्जेक्ट है हमारा राइट सर्कुलर कोन। तो शॉर्ट में अपन इसको कोन लिख देते हैं। राइट सर्कुलर का मतलब है, आपने सबने आइसक्रीम खाई होगी ना, आइसक्रीम कोन खाया होगा आपने, तो ये वही चीज़ है। ठीक है, इस तरीके से अपन इसको ड्रॉ कर सकते हैं। ये भी 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है। इसका एक फेस सर्कुलर होता है, यानी कि आपको इसकी रेडियस दी जाएगी, ये आर आपको दे दी जाएगी, और आपको या तो ये हाइट दी जा सकती है, ठीक है, या तो आपको क्या दी जा सकती है, ये हाइट दी जा सकती है, इसको अपन h लिख लेते हैं, या फिर आपको इसकी ये लेंथ l, इसको अपन बोलते हैं इसकी स्लैंट हाइट, ठीक है, ये भी दी जा सकती है। दोनों में से कोई सी भी एक चीज़ दे देंगे। इन तीनों में रिलेशन तो पता ही होगा आपको कि जो l स्क्वायर है वो किसके इक्वल होना चाहिए, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर के इक्वल होना चाहिए, यानी कि जो स्लैंट हाइट होती है वो हमेशा रेडियस और हाइट के स्क्वायर के सम के होल रूट के इक्वल होती है। ये चीज़ तो हमें पता होनी ही चाहिए। उसके अलावा हमें क्या क्या पता होना चाहिए, अगेन इसका हमें पता होना चाहिए सरफेस एरिया, सरफेस एरिया, और पता होना चाहिए हमें इसका वॉल्यूम। सबसे पहले वॉल्यूम को निपटाते हैं। इसका जो वॉल्यूम होता है ना, वो सिलेंडर के वॉल्यूम का 1/3 होता है। तो ये तो आपको बहुत ही आसानी से याद रह जाएगा। सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, और उसका जो 1/3 होगा वो आपके कोन का वॉल्यूम हो जाएगा। ठीक है, अगर सेम रेडियस और सेम हाइट का मैं सिलेंडर ड्रॉ करूँगा तो उसके कंपैरिजन में इसका जो वॉल्यूम है वो 1/3 होगा। अब अपन बात करते हैं सरफेस एरिया के बारे में। तो इसके सरफेस एरिया के भी 2 हिस्से हैं। एक तो इसका सर्कुलर बेस है, और उसका एरिया तो हमें पता है कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। अब जो इसका कर्व्ड पार्ट है उसका जो एरिया होता है वो होता है पाई टाइम्स रेडियस टाइम्स स्लैंट हाइट। तो अगर आपको डायरेक्ट रेडियस और स्लैंट हाइट दे रखी है तो आप इस फॉर्मूला को यूज कर सकते हो, और अगर आपको रेडियस और हाइट दी हुई है तो स्लैंट हाइट की जगह आप क्या लिख सकते हो, रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर लिख सकते हो। तो ये इसका क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया हो जाएगा। ये राइट सर्कुलर कोन इसलिए कहलाता है क्योंकि इसकी हाइट और रेडियस से बनने वाला जो एंगल है वो 90 डिग्री का एंगल है। अगर आप इसको थोड़ा सा टिल्ट कर दोगे तो फिर जो शेप बनेगी उसको भी अपन कोन बोलते हैं, बट फिर उसकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो अलग हो जाएगी। तो हमारे बेसिकली जितनी भी हम शेप्स को स्टडी कर रहे हैं वो सब कैसी है, परफेक्ट शेप्स है, परफेक्ट ज्योमेट्रिकल शेप्स है, तो उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम स्टडी कर रहे हैं। और सबसे लास्ट, क्योंकि ये भी फिजिक्स के अंदर यूज़ होता है, वो है हमारा एलिप्स। तो एलिप्स जो है वो बेसिकली हमारे सर्कल का ही बड़ा भाई है। ठीक है, मतलब सर्कल को आप इसका एलिप्स का एक स्पेशल केस जो है वो कंसीडर तो एलिप्स जो है वो बेसिकली सर्कल का ही बड़ा भाई है, और सर्कल को आप इसका एक स्पेशल केस कंसीडर कर सकते हो। जैसे सर्कल के अंदर तो हर पॉइंट की डिस्टेंस सेंटर से सेम होती है, यहाँ पर हर पॉइंट की डिस्टेंस सेंटर से अलग अलग होती है। तो इसकी जो शेप है अगर आप ड्रॉ करोगे तो ये कुछ इस तरीके का दिखाई देता है। ठीक है, जैसे ये सेंटर मान लेते हैं हम, तो आप जैसे यहाँ पर जाओगे तो आपको अलग डिस्टेंस दिखाई देगी, और यहाँ पर हो सकता है कुछ अलग डिस्टेंस दिखाई दे। ऐसे बीच वाले पॉइंट्स की डिस्टेंस जो है वो अलग अलग हो सकती है। तो हमारी जो शेप है वो कुछ इस तरीके से बनती हुई नजर आएगी हमें।
जो अमेरिकन फुटबॉल है ना, कभी आपने देखा होगा यार, रग्बी करके आपने एक गेम होता है वो सुना होगा, तो उसके अंदर जो बॉल यूज़ करी जाती है वो इस शेप की होती है, एलिप्टिकल शेप की होती है वो। ऐसे ही हमारे जो प्लैनेट्स हैं वो सन के चारों तरफ सर्कुलर ऑर्बिट्स के अंदर नहीं, एलिप्टिकल ऑर्बिट्स के अंदर रिवॉल्व करते हैं, ठीक है ना। अपन थोड़ी सिंप्लिसिटी के लिए उसको सर्कुलर ऑब्जेक्ट मान लेते हैं, बट बेसिकली वो कैसे ऑब्जेक्ट होते हैं, एलिप्टिकल ऑर्बिट्स होते हैं, ठीक है ना वो। तो अब इसमें दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसके दो एक्सिस हो गए, अगर ये सर्कल होता तो अपन कहीं भी खींचे बैठ जाते, डायमीटर ही होता। अब यहाँ पे क्योंकि अलग अलग है तो हम प्राइमरीली इन दो चीज़ों को इसके एक्सिस बोलते हैं। तो ये आपका मेजर एक्सिस होता है और ये आपका माइनर एक्सिस होता है। और मेजर एक्सिस का जो हाफ होता है उसको अपन सेमाई मेजर एक्सिस बोलते हैं। तो यहाँ पर सेमाई मेजर एक्सिस एक तो आपको दिखाई दे रहा है ये, और सेमाई माइनर एक्सिस आपको दिखाई दे रहा है ये। सेमी मेजर एक्सिस, सेमी माइनर एक्सिस ऐसे भी बोल सकते हो, ठीक है ना। तो ये मेजर एक्सिस है, उसका हाफ कहलाता है सेमी मेजर एक्सिस। ये माइनर एक्सिस है, उसका हाफ कहलाता है सेमी माइनर एक्सिस, ठीक है। तो इसके बारे में हमें जो चीज़ ध्यान में रखनी है, जो चीज़ हमारे काम आ सकती है, वो है इसका एरिया। और इसका एरिया होता है पाई मल्टीप्लाइड बाय ए मल्टीप्लाइड बाय बी। ध्यान दो, मैंने बताया था सर्कल इसी का ही स्पेशल केस है, क्योंकि सर्कल में आपके सेमाई मेजर एक्सिस और सेमाई माइनर एक्सिस जो है वो आपस में इक्वल हो जाते हैं, दोनों की वैल्यू ही आर हो जाती है। तो यहाँ पे भी आर रखोगे और यहाँ पे भी आर रखोगे तो टोटल कितना हो जाएगा, ये आर स्क्वायर हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो हमारा जो रिजल्ट है वो कंसिस्टेंट है, तो हमें ये भी ध्यान रख लेना है, ठीक है। तो टोटल मिला के हमने 10 शेप्स के बारे में या ऑब्जेक्ट के बारे में आज की क्लास के अंदर स्टडी करी है। और बिलीव मी, ये आज की जो क्लास है वो आपको याद आती रहेगी लंबे समय तक। आप थैंक्स बोलोगे कि सर ने आपको एक क्लास के अंदर इन सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स को एक साथ पढ़ाने की मेहनत की है, क्योंकि बार बार ये ऑब्जेक्ट्स आपको फिजिक्स के अंदर दिखाई देंगे, आपके क्वेश्चंस के अंदर दिखाई देंगे, आपकी केस स्टडीज़ के अंदर दिखाई देंगे, आपकी डेरिवेशंस के अंदर दिखाई देंगे। एंड फिजिक्स विल बिकम वेरी मच इंटरेस्टिंग इफ़ यू विल फॉलो दिस प्लेलिस्ट। अगेन, ये क्लास में जो भी कुछ पढ़ाया गया है ये आपको आया है या नहीं आया, ये तब तक आपको पता नहीं पड़ेगा जब तक आप इसके ऊपर बेस्ड क्विज अटेम्प्ट नहीं करेंगे। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, उस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पर मैं रेगुलर स्टडी मटेरियल और क्विजेज़ डालता हूँ और इंटरेस्टिंग चीज़ें फिज़िक्स के बारे में डालता रहता हूँ। तो सी यू देयर, टिल देन बाय।